सो वेलकम आई एपियंस एंड आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक और जो कि रिलेटेड है हमारे अगले लेक्चर के लास्ट टॉपिक से कि जब हम ज़ीरोस फाइंड कर रहे थे फंक्शन के तो उसका यूज़ क्या है। ज़ीरोस फाइंड करना है अगर हमें तो उसका यूज़ क्या है। उसका यूज़ क्या है कि यहाँ पे पोल है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए पोल फाइंड करने के लिए आपको लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये ज़ीरोस अगर आपको फाइंड करना आता है तो आप एग्जामिनेशन में बिना लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन किए आप पोल है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे केस 1 एंड केस 2 भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको पोल फाइंड करने में मिस्टेक नहीं करना है, कौन सी मेथड है वो यूज़ करनी है। तो अभी कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे और लेक्चर पे चलेंगे। तो पहले देखो कि फंक्शन दिया गया है p ऑफ z डिवाइडेड बाई q। सो p बाई q टाइप का फंक्शन दिया गया है, मतलब कि p है वो न्यूमरेटर है और q है वो डिनोमिनेटर है। तो आपको क्या करना है कि देखो p एंड q है वो एल्जेब्रिक हो या नॉन एल्जेब्रिक हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये पहले यहाँ तक लिख लेना है, उसके बाद हम शुरू कर देंगे। तो आपने लिख लिया है और यहाँ पे देखो कि पहले क्या करना है। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द जीरोस ऑफ डिनोमिनेटर q ऑफ z। सो डिनोमिनेटर q ऑफ z है उसके जीरोस फाइंड करो कि z इक्वल टू z0 है वो q ऑफ z का जीरोस है और उसका ऑर्डर। सो उसका ऑर्डर फाइंड कर लो। तो अगर यहाँ पे उसका nth ऑर्डर आया z इक्वल टू z0 इज nth ऑर्डर 0 ऑफ q z, nth ऑर्डर 0 ऑफ q z। अब यहाँ पे केस 1 है उसमें क्या है कि ये देखो nth ऑर्डर 0 आ गया तो उसको कब nth ऑर्डर पोल बोला जाएगा कि जब फंक्शन में z इक्वल टू फंक्शन के न्यूमरेटर में z इक्वल टू z0 पुट करने से नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी, तभी ही z इक्वल टू z0 है वो nth ऑर्डर पोल ऑफ फंक्शन बोला जाएगा। कब कि जब ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही z इक्वल टू z0 इज nth ऑर्डर पोल है वो बोला जाएगा। अगर p इज नॉट 0 ऐसा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि p की 0 वैल्यू आ रही है z इक्वल टू z0 पुट करने से, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा केस 2 आ जाएगा। तो केस 2 में क्या कहते हैं कि अगर डिनोमिनेटर के देखो डिनोमिनेटर में z इक्वल टू z0 पुट करने से nth ऑर्डर 0 हमें मिल रहा है, लेकिन उसके साथ ही z इक्वल टू z0 यहाँ पे जैसे ही हम पुट करेंगे तो p है न्यूमरेटर भी 0 आ जाएगा। सो वन टाइप ऑफ क्या हो जाएगा बेसिकली 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो लेकिन आपको प्रोसीड क्या करना है कि p के भी 0 का ऑर्डर फाइंड कर लेना है। देखो z इक्वल टू z0 इज nth ऑर्डर 0 ऑफ q ऑफ z एंड z इक्वल टू z0 इज ऑल्सो द mth ऑर्डर 0। देखो यहाँ पे nth है यहाँ पे mth है। सो mth ऑर्डर 0 ऑफ p ऑफ z। तो क्या होगा जब n इज ग्रेटर देन m तो z इक्वल टू z0 इज n माइनस mth ऑर्डर पोल ऑफ द फंक्शन। सो n जब ज़्यादा होगा m से, ये कंडीशन है तो ये n माइनस mth ऑर्डर पोल है फंक्शन का। अगर n है वो इक्वल है और n की भी वैल्यू 2 आ गई, n इज 2 एंड m इज 2, तो इक्वल हो गया तो ये आ जाएगा रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। ये क्या आ जाएगा रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। तो अगर m देखो m है वो 2 की जगह पे 3 आ गया या 4 आ गया तो भी ये रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट ही है। तो आपको सिर्फ जीरोस फाइंड करना आना चाहिए और आप इजीली पोल ऑफ द फंक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं। देखो पोल के बारे में मैं एक बात और भी बता देता हूँ कि जीसेट के एग्जामिनेशन में, गेट एग्जामिनेशन में, नेट एग्जामिनेशन में, चेस्ट में, सभी जगह में ये ऑर्डर ऑफ पोल है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो
पूछा जाता है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, तो आप इस पे फोकस करो। रेसिड्यू है और ये ऑर्डर ऑफ पोल है, ये सभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, तो आप इस पे फोकस करना है और आपको ये क्वेश्चन के मार्क्स है वो अपने हाथ से नहीं जाने देने हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा। सो यहाँ पे P/Q देखते हैं, तो ये P मतलब कि देखो न्यूमरेटर है उसको P बोलेंगे और यहाँ पे Q बोल देंगे। सो यहाँ पे Q ऑफ Z के जीरोज हमें फाइंड करने हैं। सो Q ऑफ Z क्या है, Z माइनस साइन Z। सो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना है कि देखो यहाँ पे Z इक्वल टू 0 है, वो अगर आप पुट करेंगे तो वो Z माइनस साइन Z है वो 0 हो जाएगा। देखो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी की तरह से ही इसको सोल्व करना है। Z माइनस साइन Z इक्वल टू 0, सो साइन Z इक्वल टू Z। सो Z देखो साइन Z इक्वल टू Z है वो कब होगा, देखो यहाँ पे अगर पाई पुट कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, लेकिन Z है वो पाई आ रहा है, तो Z इक्वल टू 0 पे ही देखो Z इक्वल टू जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो एक ही ये वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो Z इक्वल टू 0 है वो कौन सा ऑर्डर ऑफ 0 है ये फाइंड करना है। तो देखता है, देखो ऑर्डर कौन सा है, Q प्राइम Z करना है हमें, तो क्या आ जाएगा, Z का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का क्या आ जाएगा कोस साइन Z का कोस Z। अब यहाँ पे Z इक्वल टू 0 पुट करता है, देखो Z इक्वल टू 0 अगर पुट कर देंगे हम तो यहाँ पे 0 पुट जैसे ही करेंगे तो 1 माइनस कोस Z क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे Z इक्वल टू 0 पुट करने से 1 माइनस 1 मतलब कि 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन एक और बार, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू Z, ये 1 है कांस्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस कोस Z है उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, देखो कोस का माइनस साइन हो जाएगा, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो साइन Z। अब यहाँ पे Z इक्वल टू 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, Z इक्वल टू 0 पुट करने से साइन Z वापस 0 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर दो, सो साइन Z है वो क्या आ जाएगा कोस Z, एंड Z इक्वल टू 0 पुट करने से कोस Z आ रहा है 1, मतलब कि यहाँ पे 1 या हमें कुछ वैल्यू मिल रही है उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इट इज नॉन जीरो। क्लियर? सो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इज नॉन जीरो, सो it is a third order Z equal to 0 is the third order 0 of this Q of Z. Okay, so nth order मतलब कि यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखेंगे हम, थर्ड। ओके, थर्ड ऑर्डर, देखो थर्ड ऑर्डर 0 ऑफ Q ऑफ Z। अब ये थर्ड ऑर्डर 0 है तो देखते हैं कि e रेस टू Z है, देखो e रेस टू Z है, यहाँ पे P ऑफ Z इक्वल टू e रेस टू Z है, उसमें यहाँ पे Z इक्वल टू 0 पुट करने से क्या आएगा, e रेस टू 0 मतलब कि 1, मतलब कि ये है P ऑफ Z इक्वल टू Z0 पे नॉन ज़ीरो वैल्यू दे रहा है, तो ये थर्ड ऑर्डर 0 ऑफ QZ है, उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं थर्ड ऑर्डर पोल ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे आप पहले ये लिखना है Z इक्वल टू 0, उसके बाद ये जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। ये सब लिखने के बाद आपको लिखना है कि
z इक्वल टू 0 इज थर्ड ऑर्डर पोल ऑफ f ऑफ z। क्लियर? सो ये थर्ड ऑर्डर पोल ऑफ f ऑफ z है वो आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि देखो q ऑफ, देखो हमने स्टेप्स ही फॉलो किए हैं। पहले डिनोमिनेटर के जीरोस फाइंड कर लिए कि ऑर्डर ऑफ जीरोस क्या आता है वो देखना है। पहले जीरोस फाइंड किए तो z इक्वल टू 0 है वो एक जीरो हमें मिल रहा है q ऑफ z का। एंड ऑर्डर ऑफ दिस z इक्वल टू 0 इज कि 1 2 एंड 3, मतलब कि थर्ड ऑर्डर 0 है, क्योंकि थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेशन है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो ये q ऑफ z का थर्ड ऑर्डर 0 है। अब यहाँ से आगे आपको देखना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम nth ऑर्डर पोल बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे p है, z 0 पुट करने से 0 आएगा, तो केस 2 है वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें केस 1 मिल रहा है, मतलब कि p है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है z इक्वल टू z 0 पुट करने से। तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये थर्ड ऑर्डर 0 ऑफ q ऑफ z है, वही इसका फंक्शन का पोल है, मतलब कि ऑर्डर ऑफ पोल है वो क्या है, थर्ड ऑर्डर पोल। सो क्वेश्चन है वो आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू, और फंक्शन दिया गया होगा और उसमें बोल देंगे कि z इक्वल टू 0 इज ब्लैंक ऑर्डर 0 ऑफ ब्लैंक ऑर्डर पोल ऑफ f ऑफ z। देखो पोल पूछा गया है तो आपको पोल की कैलकुलेशन करनी है। क्लियर? तो यहाँ से ये क्वेश्चन से आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन हम सेकंड मेथड है, सेकंड केस जो है उसका देख लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन है वो लिखा है कि f ऑफ z इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू 2z डिवाइडेड बाई z क्यूब। तो देखो यहाँ पे ये p है, ये q है, न्यूमरेटर है उसे p बोलेंगे, डिनोमिनेटर को q बोलेंगे। सो q ऑफ z इक्वल टू है z क्यूब। और कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी आपको पता है कि z इक्वल टू 0 पुट करने से फंक्शन डिफाइन नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखो z इक्वल टू 0 अगर आपको फाइंड करना है तो z इक्वल टू 0 इज थर्ड ऑर्डर 0 ऑफ q ऑफ z। देखो क्यों थर्ड ऑर्डर 0 क्यों है, क्योंकि ये z क्यूब से अराइज हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर एल्जिब्रिक टर्म है तो एल्जिब्रिक टर्म है, वहाँ से अगर आपका सिंगुलर पॉइंट अराइज हो रहा है तो एल्जिब्रिक टर्म है उसके पावर को ही उसका ऑर्डर है वो बोलेंगे हम। अगर आपको प्रूव करना है तो देखो यहाँ पे q प्राइम क्या आ जाएगा 3z स्क्वायर, उसका सेकंड डेरिवेशन है वो 6z आ जाएगा, और थर्ड डेरिवेशन है वो क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे अगर z इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ पे भी z इक्वल टू 0 पुट करो, और यहाँ पे भी z इक्वल टू 0 पुट करो, तो यहाँ 0 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ भी 0 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो ये सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपको याद है तो ये 3 लाइंस भी आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। ओके, तो इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर 0 ऑफ q ऑफ z। तो अब हमें चेक करना है कि p ऑफ z इक्वल टू z0 अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा। देखो 1 माइनस ई रेस टू 2, z की जगह पे अगर हमने 0 पुट कर दिया तो 1 माइनस 1 मतलब कि 0 आ जाएगा। तो p ऑफ z इक्वल टू z0 है वो 0 आएगा, तो कौन सा केस होगा 1 और 2। सो केस 2 है वो
यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर केस 2 आ जाएगा तो आपको सिंपली क्या करना है कि P ऑफ Z है उसके भी जीरोस उसका भी ऑर्डर कैलकुलेट करना है ज़ीरो का। तो देखो P प्राइम Z, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहाँ पे करो तो 1 का 0 आ जाएगा और माइनस e⁻²z का क्या आ जाएगा 2 e⁻²z, और यहाँ पे z इक्वल टू 0 अगर आप पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी -2 विच इज़ नॉन ज़ीरो वैल्यू। सो P प्राइम Z है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, मतलब कि m इक्वल टू 1, और यहाँ पे n क्या है 3। देखो यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 लिखते हैं क्योंकि nth ऑर्डर 0 है Q का और nth ऑर्डर 0 है P का। क्लियर। सो ये फर्स्ट ऑर्डर 0 हो गया, ये थर्ड ऑर्डर 0 हो गया। सो पोल क्या आ जाएगा, पोल ऑफ द फंक्शन f ऑफ z इज क्या आ जाएगा 3 - 1, मतलब कि सेकंड ऑर्डर पोल क्या आ जाएगा सेकंड ऑर्डर पोल। अगर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी और आपने ये कंडीशन चेक नहीं की कि P में अगर Z0 है वो पुट किया है तो 0 आ रहा है, ये कंडीशन आपने चेक नहीं की, तो आप आंसर में, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आप आंसर में थर्ड ऑर्डर पोल ही लिख के आएंगे, और थर्ड ऑर्डर पोल है वो ऑप्शन में दिया ही होगा। सो थोड़ा वेरीफाई करें, क्वेश्चन जब भी दिया गया है आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिल रहा है, तो आप इजीली शांति से कैलकुलेशन कर ले। देखो कैलकुलेशन में कभी भी थोड़ा बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो परफेक्शन अलग बात है और स्पीड अलग बात है। तो परफेक्शन के साथ स्पीड आपको मेंटेन करना है, तो स्पीड भी आपको ज़्यादा रखनी है, परफेक्शन भी ज़्यादा रखना है, मतलब कि हर बार चेक भी कर लेना है कि क्या P है वो 0 हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो सेकंड केस लिख दो, और अगर 0 नहीं हो रहा है तो फर्स्ट केस है वो लिख देंगे हम। क्लियर। तो अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद सिंगुलरिटी एट z टेंड्स टू इनफाइनाइट भी देखेंगे, और इसी लेक्चर में हम रेसिड्यू ऑफ फंक्शन भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं 1 या 2 एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल्स है इसके किस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखो एग्जाम्पल्स है, उसमें पहले देखा है मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन लिख लो और आप ट्राई करो कि z इक्वल टू 0 एंड पाई है उस पर ऑर्डर ऑफ पोल है वो फाइंड करना है। तो देखो आप वीडियो पॉज कर लो और ट्राई कर लो, उसके बाद हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो यहाँ पे देखो कि पहले आपको क्या करना है, Q ऑफ Z है उसके लिए 0 फाइंड करना है साइन Z²। सो ये साइन Z इक्वल टू 0, मतलब कि साइन n पाई है वो साइन Z आ जाएगा, तो Z इक्वल टू n पाई। देखो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि साइन Z है वो अगर 0 है तो साइन n पाई है वो 0 होना चाहिए, तो n पाई है इक्वल टू Z आ जाएगा। तो ये इस बार तो मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्टली याद ही होना चाहिए कि साइन है वो n पाई पे 0 होता है। सो और कोस कहाँ पे 0 होता है, सोचो कोस कहाँ पे 0 हो, 2n + 1 π/2 पे। क्लियर। देखो अब यहाँ पे देखते हैं कि z इक्वल टू n पाई है, वो क्या है, एक जीरोस ऑफ द Q ऑफ Z है। सो n की जगह पे 0 1 2 3,
तो यहाँ पे हमें सिर्फ n इक्वल टू 0 एंड 1 का ही काम है। तो अगर यहाँ पे 4, देखो ये है वो कौन से ऑर्डर से अराइज हो रहा है, देखो z इक्वल टू एन पाई है वो सेकंड ऑर्डर से अराइज हो रहा है। तो एन पाई है z इक्वल टू एन पाई इज सेकंड ऑर्डर 0 ऑफ q ऑफ z। सो सेकंड ऑर्डर 0 है। अब हमें क्या करना है कि देखना है कि z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू पाई पे न्यूमरेटर है उसमें क्या हो रहा है। z इक्वल टू 0 पे p ऑफ z है, देखते हैं। तो z इक्वल टू जैसे ही हम 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और z माइनस पाई रेस टू 2। तो ये तो 0 हो गया, क्लियर। अब यहाँ से ये 0 आ रहा है, मतलब कि जो सेकंड केस है वो हमें देखना होगा। तो p प्राइम है वो क्या करना है, p प्राइम है वो देखते हैं। तो देखो p प्राइम अगर आप करोगे तो p प्राइम में क्या आ जाएगा, देखो एक यहाँ से z का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और z माइनस पाई रेस टू 2 ऐसे ही लिख देते हैं। और एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं z माइनस पाई रेस टू 2 का और z ऐसे ही रखते हैं। सो 2z और यहाँ से z माइनस पाई, क्लियर। ऐसा डिफ्रेंशिएशन आएगा। तो यहाँ पे अगर आप z इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे 0 पुट, ये टर्म 0 पुट करने से 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ से कुछ टर्म अराइज होगी तो ये नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा। सो z इक्वल टू 0 इज फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑफ p ऑफ z। z इक्वल टू 0 है वो फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑफ p ऑफ z है। तो आपको पता है कि n माइनस mth ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर पोल हो जाएगा। तो यहाँ पे n क्या है, सेकंड ऑर्डर है। देखो यहाँ पे 2 है और m है वो p ऑफ z के 0 के ऑर्डर की वैल्यू है, वो m यहाँ डिनोट करते हैं। तो 1 मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पोल, और इसे सिंपल पोल भी बोला जाता है। फर्स्ट ऑर्डर पोल को सिंपल पोल भी बोला जाता है, क्लियर। सो z इक्वल टू 0 इज द सिंपल ऑर्डर पोल ऑफ द गिवन फंक्शन, क्लियर। अगर यहाँ पे आपने चेक नहीं किया है कि ये न्यूमरेटर है उसमें z इक्वल टू 0 पुट करने से उसकी 0 है वैल्यू आ रही है या नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आप सेकंड ऑर्डर 0 ऑफ द फंक्शन ही लिखते और यहाँ से सेकंड ऑर्डर से आप डायरेक्टली लिख देते कि ये तो सेकंड ऑर्डर पोल है और आपका मार्क है वो यहाँ जी सेट में माइनस नहीं होता है, लेकिन मार्क है वो आपका चला जाता। तो यहाँ से ये z इक्वल टू 0 है वो सिंपल पोल आ गया। अब z इक्वल टू पाई है वो देखते हैं। देखो z इक्वल टू पाई है वो देखते हैं कि p ऑफ z इक्वल टू पाई देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ z एंड z माइनस पाई रेस टू 2 है। तो आपको पता है कि यहाँ से z माइनस पाई रेस टू 2 है, तो z इक्वल टू पाई है वो सेकंड ऑर्डर 0 है। किसका, p ऑफ z का। तो ये सेकंड ऑर्डर 0 अगर है, आपको ये पता कैसे चला, क्योंकि ये वन टाइप ऑफ एल्जेब्रिक टर्म है। सो एल्जेब्रिक टर्म का जो पावर होगा वही उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि सेकंड ऑर्डर पोल है। अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी आपको सेकंड ऑर्डर पोल ही मिलेगा, तो आप डिफरेंशिएशन करके भी चेक कर लेना। सो यहाँ पे
m की वैल्यू आ रही है 2 और n हमें पता है कि 2 है। ओके, यहाँ पे से सो n माइनस m मतलब कि 0, मतलब कि यहाँ पे n इक्वल टू m है। तो हमें पता है कि अगर n इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू m देन इट इज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। तो यहाँ पे z इक्वल टू पाई है, वो क्या है, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। z इक्वल टू पाई है, वो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। तो आपको मेथड वाइज स्टेप वाइज फॉलो करना है, स्टेप वाइज लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। तो आपको क्लियरली लाइन में स्टेटमेंट लिखना है आपको और बताना है कि z इक्वल टू पाई है वो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है और z इक्वल टू 0 है वो सिंपल पोल है। क्लियर? तो यहाँ पे इसके बाद का जो क्वेश्चन है गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे गेट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन देखो, इसे सोल्व करो और वीडियो पॉज करके इसे सोल्व करके मुझे आंसर है वो बताना है आपको। क्लियर? तो देखो, गेट एग्जामिनेशन में आपने ये क्वेश्चन है शायद सोल्व कर लिया होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप एक और बार ट्राई कर लो, यहाँ पे मैं तो सोल्व करवा ही दूंगा। देखो, कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, आपको फंक्शन दिया गया है 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 और कोस z पाई। सो फंक्शन दिया गया है क्या, 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 बाई 2 एंड कोस z पाई। अब यहाँ पे आपको देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे गेट एग्जामिनेशन में जो बहुत ही पुराने गेट एग्जामिनेशन थे, आई थिंक 2002 से पहले के जो गेट एग्जामिनेशन थे उसमें 1 और 2 स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन 1 ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो सकता है। अभी यहाँ पे रिसेंटली गेट एग्जामिनेशन के पैटर्न में भी चेंज हुआ है, तो अभी उसने मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है वो उसमें इंक्लूड कर दिए है। तो आपको फिर से वही प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन यहाँ पे गेट 2015 में आपको एक ही स्टेटमेंट करेक्ट मिलेगा। तो आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले तो हम ये सभी स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए आपको देखना है कि पोल पूछा है, तो यहाँ पे पोल हम फाइंड कर लेते हैं। सो पहले हमें पता है कि Q ऑफ Z है वो क्या है, z प्लस 1 बाई 2 एंड कोस पाई z या z पाई जो भी लिखो। तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 अगर आप पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर 0 होगा, सिंपल पोल नहीं कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर 0। अब z इक्वल टू -1 बाई 2 है वो यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट ऑर्डर 0 दे रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे कोस पाई z इक्वल टू, जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो पाई z इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, कोस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है वो, देखो कोस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है वो 0 हो जाए, मतलब कोस ओड पाई है वो 0 होगा, मतलब 1 पाई बाई 2 मतलब कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, ऐसे ही कोस है वो 0 हो जाएगा। सो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो z इक्वल टू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? अब ये हमारी वैल्यू आ रही है, लेकिन आपको सिर्फ पूछा कहाँ पे है, कहाँ पे पूछा गया है, z इक्वल टू -1 बाई 2 पे पूछा गया है या 1 बाई 2 पे या 0 पे ही पूछा गया है। सो यहाँ पे देखो n की जगह पे आप 0 ±1 ±2 आप कुछ भी लिख सकते हैं।
सो अगर यहाँ पे n की जगह पे हम क्या लिखे, -1 पुट कर देते हैं, तो देखो -1 पुट करने से क्या आएगा, -1/2 z इक्वल टू -1/2 है, वो कोस टर्म से भी अराइज हो रहा है। क्लियर। सो यहाँ से भी फर्स्ट ऑर्डर 0 है, फर्स्ट ऑर्डर 0 आ रहा है। तो देखो कोस टर्म से ये टर्म से भी फर्स्ट ऑर्डर 0 आ रहा है और ये टर्म से भी फर्स्ट ऑर्डर 0 आ रहा है। सो z इक्वल टू -1/2 है, z इक्वल टू -1/2 है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर 0। और आपको पता है कि न्यूमरेटर है वो 0 कभी भी नहीं होगा z की कोई भी वैल्यू पुट करने से। सो न्यूमरेटर है वो नॉन ज़ीरो होगा, सो केस 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कि z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू -1/2। सो z इक्वल टू -1/2 है, वो सेकंड ऑर्डर 0 है। सेकंड ऑर्डर 0 है तो मतलब सेकंड ऑर्डर पोल हो गया। और z इक्वल टू 0 है, देखो z इक्वल टू 0 है, वो फर्स्ट ऑर्डर 0 है, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर पोल हो गए, फर्स्ट ऑर्डर पोल और सिंपल पोल। तो देखो यहाँ पे बोला है ए ऑप्शन में कि f ऑफ z है सिंपल पोल एट z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू -1/2। तो z इक्वल टू 0 पे तो सिंपल पोल है, लेकिन z इक्वल टू -1/2 पे सेकंड ऑर्डर पोल आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अब देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड ऑर्डर पोल, नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड ऑर्डर पोल नहीं होगा, क्योंकि कोस टर्म से जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स अराइज हो रहे हैं वो उसका ऑर्डर क्या है, देखो उस कोस से जो अराइज हो रहा है उसका ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर। सो nth जीरोस है, एंड जीरोस है, वो अराइज हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर से। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पोल होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पोल होगा। क्यों? क्योंकि कोस टर्म से इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस अराइज हो रहे हैं। और f ऑफ z हैज ऑल सिंपल पोल्स, तो देखो ऑल सिंपल पोल्स तो नहीं है। क्लियर। सो ये दोनों स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। देखो थर्ड स्टेटमेंट है, उसमें अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पोल दिया होता तो यहाँ पे आपका आंसर है वो सी भी आ सकता था। और डी है, उसमें f ऑफ z हैज़ ऑल सिंपल पोल्स, सो ऑल सिंपल पोल नहीं है, सिंपल पोल सिर्फ 0 पे मिल रहा है। और दूसरा यहाँ पे एक टर्म जो अराइज हो रही है कोस z पाई से और ये z+1/2 के ब्रैकेट से, वो दोनों मिला के सेकंड ऑर्डर पोल है वो बन रहा है। देखो इसका फर्स्ट ऑर्डर है और इसका भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो मैंने आपको बोला है कि पोल है वो प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सेम कंडीशन, मैंने बोला है कि आप सेम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैंने बोला है कि 1/z-3⁴ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं z-3 और यहाँ से भी z-3। तो एक ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर 0 दे रहा है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर 0 दे रहा है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर 0 दे रहा है। सो यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, इसी तरह से ये फोर्थ ऑर्डर 0 है और यहाँ से न्यूमरेटर 0 नहीं होता है, सो ये फोर्थ ऑर्डर पोल हो जाता है। क्लियर। सो यही बात यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि z=3 है, वो यहाँ से पुट करने से सभी जगह पे z आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि z-3 का ब्रैकेट है, सो z=3 पुट करने से 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे
ये कोस जेड पाई है, उसमें z इक्वल टू -1/2 पुट करने से 0 आएगा, वो यहाँ पे हिडन है। सो आपको अगर ये पता है कि z इक्वल टू -1/2 पुट करने से क्या आ जाएगा, कोस -π/2, वो भी 0 होगा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ से भी फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कि सेकंड ऑर्डर 0 हो जाएगा और सेकंड ऑर्डर पोल आपका आंसर आ जाएगा। हर बार देखो, मुझे पता है कि डायरेक्ट कैसे करते हैं ये प्रॉब्लम्स, लेकिन हर बार ये 0 के मेथड में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि 0 है वो आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है, उसके बाद चेक करना है न्यूमरेटर है वो 0 है कि नहीं है, z इक्वल टू Z0 पुट करने पे। अगर न्यूमरेटर है वो 0 है तो आपको केस 2 जो डिस्कस किया गया है वो देखना है और जो न्यूमरेटर है उसके भी जीरोस फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे ये गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था, इजीली हमने सोल्व कर लिया। अगर यहाँ पे आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कोस जेड पाई है, मतलब कि कोस π/2 है, वो कहीं से भी 0 आपको करना होगा। तो क्या करेंगे आप, z इक्वल टू -1/2 है वो पुट कर देंगे। सो -π/2 पे कोस की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, और कोस 0 होने से और यहाँ से जो सेकंड ब्रैकेट है z + 1/2, वहाँ से भी एक 0 आपको मिल रहा है, तो ये सेकंड ऑर्डर पोल हो जाएगा। तो आप ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली कह सकते हैं कि यही आपका फाइनल आंसर है। और देखो, आपको परफेक्शन लाना है, स्पीड भी लानी है, सो उससे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। जैसे ही आप ज़्यादा सोल्व करेंगे और रिवाइज करेंगे तो आपको एक मेथड है वो दिमाग में फिट हो जाएगी, और उसके बाद आप इजीली प्रॉब्लम्स है अटेम्प्ट करके इजीली आप 2 और 3 स्टेप्स में आंसर ला सकते हैं। पहले इनिशियली आपको स्टेप्स है वो कट नहीं करने हैं, सभी स्टेप्स लिखने हैं, बाद में आप स्टेप्स है वो कट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में सभी स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पे आपको ये भी बता रहा हूँ कि देखो, यहाँ पे z + 1/2 है, उस यहाँ पे z इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा ना कि z इक्वल टू -1/2 है। आप जैसे ही पुट कर दोगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये सभी चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ कि आप अभी प्रैक्टिस करो, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करो। क्लियर? और प्रॉब्लम है वो पहले समझो कि यहाँ पे पूछा क्या गया है। ऐसे ही मत करो कि हाँ यहाँ पे तो पोल है वो हमें फाइंड करना है, तो पोल फाइंड करते ही जाओगे तो z कोस z है, कोस z पाई से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म से अराइज हो रही है, तो क्या आप इनफाइनाइट पोल है वो फाइंड करोगे कि ये सभी z की वैल्यू के लिए कोस z पाई है वो 0 आ रहा है, सो फंक्शन का पोल है वो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स है। लेकिन आपको ये स्टेटमेंट देखने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट है वो आपको करेक्ट या इनकरेक्ट कहना है। तो पहले स्टेटमेंट देखो, फिर आप प्रॉब्लम को सोल्व करो उसी अप्रोच से। तो अब चलते हैं नेचर ऑफ सिंगुलरिटी एट z टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। तो बात करते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ सिंगुलरिटी एट z टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि z है वो इनफाइनाइट है, तब नेचर ऑफ सिंगुलरिटी है वो क्या होगा, या तो ऑर्डर ऑफ पोल है वो क्या होगा। देखो, अगर आपको सिंगुलरिटी फाइंड करना आता है तो आप ऑर्डर ऑफ पोल है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, z है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखो, पहला स्टेप हमें क्या करना है, पता है कि z है उसको रिप्लेस कर दो 1/t से। देखो, z है उसको 1/t से जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो z इनफाइनाइट कब होगा, जब t है वो 0 हो जाएगा। z इज इक्वल टू इन्फिनिटी एज t टेंड्स टू 0। सो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, रिप्लेस z बाई 1/t। सो जहाँ z है वहाँ 1/t पुट करना है आपको, जहाँ फंक्शन दिया गया है उसमें, तो आपको फंक्शन मिल जाएगा 1/t के फॉर्म में। और उसके बाद क्या करना है, सिंपल फाइंड द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी एट ऑफ द फंक्शन एट t इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू 0 पे आपको सिंगुलरिटी फाइंड करनी है कि नेचर ऑफ सिंगुलरिटी क्या है। जो भी नेचर t इक्वल टू 0 पे सिंगुलरिटी का है फंक्शन में, वही नेचर है z इक्वल टू इनफाइनाइट पे आ जाएगा। ओके,
देखो नेचर ऑफ द फंक्शन एट t इक्वल टू 0 इज सेम एज नेचर ऑफ सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, सो ये दोनों सेम ही होगा। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट f ऑफ z इक्वल टू ई रेस टू जेड। अब z इक्वल टू 1/t पुट करना है, सो f ऑफ 1/t क्या आ जाएगा, ई रेस टू 1/t। अब इसका नेचर ऑफ सिंगुलरिटी एट t इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है। सो आपको पता है t इज इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, देखो पहले तो एसेंशियल है नॉन एसेंशियल है क्या है, देखो आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड होता है, उसके बाद एसेंशियल नॉन एसेंशियल एंड रिमूवेबल होता है। तो मैंने बोला है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 1/t का कोई भी फॉर्म है या 1/z का फॉर्म होता है तो वो एसेंशियल होगा, एसेंशियल, एंड t इज इक्वल टू 0 है वो आइसोलेटेड भी है। ओके, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है वो आ रही है, t है वो इनफाइनाइट नहीं पुट किया है, सो t इज इक्वल टू 0 है वो आइसोलेटेड एंड एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है। सो z इक्वल टू इनफाइनाइट है वो एसेंशियल एंड आइसोलेटेड है। अगर आपको नहीं ये पता चल रहा है कि एसेंशियल एंड आइसोलेटेड किस तरह से ये है, तो लेक्चर देख लो कि जहाँ पे मैंने करवाया है नेचर ऑफ सिंगुलरिटी। ओके, सो सिंगुलरिटी का नेचर किस तरह से फाइंड करते हैं, मैंने टाइप्स भी बताए थे कि 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है कि आइसोलेटेड है नॉन आइसोलेटेड है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, n है वो फाइनाइट है तो आइसोलेटेड है, अगर n है वो इनफाइनाइट है तो नॉन आइसोलेटेड है। और उसके बाद बताया था एसेंशियल नॉन एसेंशियल एंड रिमूवेबल। सो एसेंशियल मतलब कि आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स है वो मिल रही है, सो क्या आ जाएगा 1/t का जो कोई भी फॉर्म है 1/z का, एक्सपोनेंशियल, साइन, कोस, साइन हाइपरबोला, कोस हाइपरबोला, ये मैंने लिखवाया था कि ऐसे टर्म्स आपको दिख रहे हैं तो एसेंशियल बोल दो इसको। नॉन एसेंशियल है उसमें आपको बताया जाए कि नॉन एसेंशियल में नंबर ऑफ फाइनाइट नेगेटिव टर्म्स होते हैं। सो फाइनाइट नेगेटिव टर्म्स है तो नॉन एसेंशियल बोल दो, नॉन एसेंशियल है वो ऑर्डर ऑफ पोल भी होता है, नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी है तो हाईएस्ट नेगेटिव पावर को हम क्या बोलेंगे, मोड ऑफ हाईएस्ट नेगेटिव पावर है वो हमारा पोल ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। और रिमूवेबल कब हो जाएगा, जब नेगेटिव पावर टर्म्स है वो होंगे ही नहीं, तो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो ये मैंने ब्रीफली आपको रिवाइज करवा दिया है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है उसमें फंक्शन आपको दिया गया है, फंक्शन दिया गया है 1 माइनस ई रेस टू जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू जेड, ये फंक्शन दिया गया है। तो अब आपको देखना है कि इसका नेचर ऑफ सिंगुलरिटी एट z टेंड्स टू इनफाइनाइट पे क्या होगा। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी अगर हम लिखे तो 1 प्लस ई रेस टू जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो इसको 1/t के फॉर्म में लिखना है। सो 1 माइनस ई रेस टू 1/t 1 प्लस ई रेस टू 1/t। अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी लगा देते हैं। सो क्या आ जाएगा 1 प्लस ई रेस टू 1/t इक्वल टू 0। सो ई रेस टू 1/t इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू ई रेस टू आयोटा 2n प्लस 1 पाई। क्लियर, ई रेस टू आयोटा 2n प्लस 1 पाई।
ओके, तो यहाँ पे 2n+1 π/2 आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि देखो e रेस टू π/2 जैसे e⁻π/2 जैसे ही आप लिखेंगे तो cos π/2 एंड sin π/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मुझे भी याद नहीं होता है कभी कभी, सो आपको ये सिंगुलरिटी की कंडीशन है वो क्या मिल गई, 1/t = आयोटा 2n+1 π। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि t है वो आपको 0, देखो t है वो 0 आपको अगर करना है तो देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1/आयोटा 2n+1 π। सो t = 0 एज n =∞। n है वो इनफाइनाइट होगा तभी ही t है वो 0 आ जाएगा। क्लियर? तो t 0 करना है मतलब n है वो इनफाइनाइट करना है, तो n =∞ है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है हमारी कंडीशन को, तो क्या कहेंगे उसे, नॉन आइसोलेटेड। क्लियर? अब नॉन आइसोलेटेड कहेंगे और यहाँ पे फॉर्म क्या है, 1e एक्सपोनेंशियल 1/t का फॉर्म है, तो यहाँ से एसेंशियल भी हो जाएगा। क्लियर? सो एसेंशियल एंड नॉन आइसोलेटेड है वो हमारा आंसर है, वो आ जाएगा नेचर ऑफ सिंगुलरिटी एट z टेंड्स टू ∞। z है वो इनफाइनाइट है, t है वो 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो देखो अभी थर्ड एग्जाम्पल है वो देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है, z⁴ + 2z+1 डिवाइडेड बाय z² + 5z + 2। अब यहाँ पे z =∞ पे ऑर्डर ऑफ पोल क्या होने वाला है वो आपको फाइंड करना है। तो देखो ऑर्डर ऑफ पोल फाइंड करने के लिए भी हमें सिंगुलरिटी फाइंड करना होता है बेसिकली। सो 1/t से रिप्लेस कर दो, सो 1/t⁴ + 2/t + 1। अब 1/t² + 5/t + 2। क्लियर? अब यहाँ से 1/t⁴ है, हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लेना है, सो 1/t⁴ कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर में से भी 1/t² है वो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन ले लेना है हमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे 2t³ + t⁴। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 5t + 2 × t²। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 1/t⁴ डिवाइडेड बाय 1/t² है वो कैंसल हो रहा है, सो 1/t² है वो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में मिल रहा है, 1 + 2t³ + t⁴ डिवाइडेड बाय 1 + 5t + 2t²। अब आपको पता है t = 0 है, उस पे जो ऑर्डर ऑफ पोल होगा वही z =∞ पे ऑर्डर ऑफ पोल होगा। सो t = 0 है वो कहाँ से, देखो t = 0 पुट करोगे तो यहाँ पे t² से ये टर्म अराइज हो रही है, मतलब कि ये सेकंड ऑर्डर पोल है, सेकंड ऑर्डर पोल है। सो ये सेकंड ऑर्डर पोल है, मतलब कि z =∞ है, वो भी क्या है, सेकंड ऑर्डर पोल है।
क्लियर। z इक्वल टू इनफाइनाइट है, वो भी सेकंड ऑर्डर पोल ही होगा। क्लियर। तो अगर इनफाइनाइट पे सिंगुलैरिटी पूछी जाती है या पोल पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से ही स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको देखना है कि पोल पूछा है या सिंगुलैरिटी पूछी है। तो नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी भी आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन सभी के, तो आप इजीली आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड डिफरेंशिएट कर सकते हैं और एसेंशियल नॉन एसेंशियल एंड रिमूवेबल है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं और यहाँ से इजीली आप फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ पोल। सो ऐसे इजी क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन है वो आपको इनिशियल लेवल में थोड़े टफ लगेंगे क्योंकि आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्या अप्लाई करना है। तो जिस तरह से आप 2-3 बार सिलेबस है वो रिवाइज कर दोगे तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, आपको अप्रोच आ जाएगा कि किस तरह से प्रॉब्लम है वो सोल्व करते हैं। क्लियर। तो अब चलेंगे रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पहले भी बता दिया है और यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन है वो एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आपको ये कम्प्लीटली आता होना चाहिए। अगर रेसिड्यू फाइंड करना नहीं आएगा तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम भी नहीं आएगा और कॉची इंटीग्रल थ्योरम के बेसिस पे इंटीग्रेशन पूछे जाते हैं जो कि आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूज़ करके सोल्व कर सकते हो। और मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है वो भी बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस है वो इस बार पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। यहाँ पे पहले देखो कि कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू किस तरह से करें। तो पहले मैंने बताया है कि एक सिंगुलर पॉइंट है z इक्वल टू z0, वो लोरेंट सीरीज एक्सपांशन है वो फॉर्म करता है। ओके, टेलर सीरीज एक्सपांशन है उसमें सभी जगह पे फंक्शन है वो एनालिटिक होता है। लोरेंट सीरीज एक्सपांशन कब करेंगे, कब होता है कि जब फंक्शन है कोई एक जगह पे, एक पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता है। तो लोरेंट सीरीज एक्सपांशन है उसमें जो सिंगुलर पॉइंट आपको मिल रहा है वो सिंगुलर पॉइंट है वो एक फ्लक्स अराइज करता है। सो आपको ये बेसिकली सिग्निफिकेंस समझा रहा हूँ, वो फ्लक्स अराइज करता है, सो वो फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट करता है। सो यहाँ से आपको रेसिड्यू है वो किस तरह फाइंड करना है वो आपको देखना है, वो आपको सीखना है। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमें बहुत डीप नहीं जाना है, वो आपको बाद में करवा दूंगा या अभी हम सिग्निफिकेंस है वो छोड़ रहे हैं। सिग्निफिकेंस है उसका कोई मीनिंग नहीं है अभी हमारे लिए, आपको रेसिड्यू है वो फाइंड करना आना चाहिए। तो देखो, इफ z इक्वल टू z0 इज सिंगुलर पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन देन लोरेंट सीरीज एक्सपांशन ऑफ f ऑफ z अबाउट z इक्वल टू 0 विल बी। तो ये है फंक्शन का लोरेंट सीरीज एक्सपांशन और ये बेसिकली क्या देता है, टेलर सीरीज एक्सपांशन देता है और ये है लोरेंट सीरीज एक्सपांशन का प्रिंसिपल पार्ट। तो देखो ये प्रिंसिपल पार्ट है वो लोरेंट सीरीज एक्सपांशन का है। और अभी अगर हम बात करें कि रेसिड्यू है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, तो देखो रेसिड्यू है, देखो यहाँ पे bn में 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो रेसिड्यू बेसिकली क्या है, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू z0 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाई z माइनस z0। सो बेसिकली मीनिंग क्या हो रहा है, z माइनस z0 रेस टू -1 जब है उसका जो कोएफिशिएंट है, मतलब कि यहाँ पे b1 है, देखो b1 यहाँ पे मैंने लिखा भी है, b1 है वो z1 बाई z माइनस z0 का कोएफिशिएंट होगा। तो लोरेंट सीरीज के प्रिंसिपल पार्ट में b1 है वो क्या दे रहा होगा, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन। सो b1 की वैल्यू है वो हमें बेसिकली फाइंड करनी होती है इफ z इक्वल टू z0 इज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। तो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट में आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाई z माइनस z0 के पावर है वो नहीं आएंगे, मतलब कि z माइनस z0 के नेगेटिव पावर से वो यहाँ पे नहीं आते हैं, तो रेसिड्यू क्या आ जाएगा, 0। तो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है अगर z इक्वल टू z0 देन रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू z0 इज इक्वल टू 0। तो रेसिड्यू है
वो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग 0 हो जाते हैं। अब फंक्शन है वो अगर फर्स्ट ऑर्डर पोल है, ओके, फंक्शन है वो अगर फर्स्ट ऑर्डर पोल है तो टू डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं। फॉर्मूला आपको देखना है कि दो फॉर्मूला हमें पता है कि एक तो रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन किस तरह से फाइंड करें, लिमिट z टेंड्स टू z0 z माइनस z0 फंक्शन z। सो आपको बेसिकली क्या करना है, z माइनस z0 एक बार मल्टीप्लाई करना है फंक्शन के साथ और लिमिट z टेंड्स टू z0 है वो पुट कर देना है। सो यहाँ पे सभी मेथड के एक एक प्रॉब्लम है वो भी हम देख लेंगे। सो ये हो गया कि z इक्वल टू z0 है, फर्स्ट ऑर्डर पोल होगा तो ये मेथड यूज़ करेंगे, और ये जो सेकंड मेथड है वो भी फर्स्ट ऑर्डर पोल के लिए ही है, लेकिन ये मेथड कब हम यूज़ करेंगे, व्हेन डिनोमिनेटर is given in factorized form, given in factorized form। डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज फॉर्म में जब भी दिया गया होगा तो ये मेथड यूज़ करना है, मतलब कि ये इजी रहता है। अदरवाइज ये मेथड भी आप डिनोमिनेटर जब फैक्टराइज फॉर्म में दिया गया है ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें मेथड देखो ये डिफरेंट मेथड है वो इसलिए फाइंड की है कि आपको इजीली रेसिड्यू मिल जाए विद इन 2 और 3 स्टेप्स या 5 स्टेप्स। ओके, तो जब फैक्टराइज फॉर्म में नहीं दिया गया होगा, नॉट इन फैक्टराइज फॉर्म, तब ये मेथड यूज कर लेंगे। तो P बाई क्यू यहाँ पे P बाई क्यू के फॉर्म में है फंक्शन, यहाँ पे भी P बाई क्यू के फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे एल्जेब्रिक देखो, यहाँ पे देखो कि ये फैक्टराइज फॉर्म में दिया गया है, देखो ये फैक्टराइज फॉर्म में दिया गया है, ये भी फैक्टराइज फॉर्म में दिया गया है डिनोमिनेटर, तो ये फैक्टराइज फॉर्म का डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे ये मेथड यूज़ कर लेंगे। क्लियर? तो देखो अब सेकंड मेथड है वो कब यूज़ करेंगे, फैक्टराइज फॉर्म में जब डिनोमिनेटर नहीं होगा, मतलब कि डिनोमिनेटर कुछ इस तरह से दिया होगा z² प्लस 4z प्लस 6। ओके, तो हम ये मेथड है वो यूज़ करेंगे। सो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला है वो मेमोराइज करना है, ये मेमोराइज कर लो, ये फॉर्मूला भी मेमोराइज कर लो। इसमें कुछ नहीं है, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू z0 विच इज इक्वल टू P बाई क्यू, ओके, और P बाई क्यू प्राइम, मतलब कि यहाँ पे एक बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है और z इक्वल टू z0 है वो वैल्यू पुट कर देना है, तो आपका रेसिड्यू है वो मिल जाएगा, आपका नहीं फंक्शन का मिल जाएगा। तो यहाँ पे इफ z इक्वल टू z0 इज nth ऑर्डर पोल, देखो nth ऑर्डर पोल है, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पोल है, अभी यहाँ पे nth ऑर्डर पोल है मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर से कुछ आगे का पोल है, मतलब सेकंड ऑर्डर पोल है, थर्ड ऑर्डर पोल है, फोर्थ ऑर्डर पोल है। तो यहाँ पे ये nth ऑर्डर पोल की हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू z0 विच इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z0। देखो यहाँ पे भी लिमिट z टेंड्स टू z0 है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस 1th डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z एंड ऑफ z माइनस z0 रेज टू n इंटू f ऑफ z। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है। अगर देखो यहाँ पे if z इक्वल टू z0 इज सेकंड ऑर्डर पोल, अगर सेकंड ऑर्डर पोल होगा तो किस तरह से रेसिड्यू फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल एक बार लिख देते हैं कि लिमिट z टेंड्स टू z0,
अब 1 डिवाइडेड बाई n है वो क्या पुट करना है 2, सो 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल मतलब कि 1 और d बाई डी जेड n माइनस 1 मतलब कि 2 माइनस 1 तो 1 आ गया। सो यहाँ पे भी z माइनस जेड जीरो रेस टू क्या सेकंड ऑर्डर है तो 2 और जो भी आपको फंक्शन दिया गया है वो क्लियर। सो यहाँ पे ये 1 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप एक बार पूरा फॉर्मूला है वो लिख लेना क्लियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है वो दिए गए हैं, वो सभी एग्जाम्पल्स है अभी हम देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल है वो सोल्व होगा और किस तरह से आप रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं, कौन सी मेथड अप्लाई करनी है और किस तरह से अप्लाई करनी है। और देखो कभी कभी रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन है वो आप लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपांशन करके भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम भी हम करेंगे कि लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपांशन करके रेसिड्यू फाइंड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं f ऑफ z इक्वल टू 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाई z माइनस आयोटा एंड z प्लस 2। अब देखो जितने सिंगुलर पॉइंट्स होंगे उतने रेसिड्यू हमें उतने के कोरस्पॉन्डिंग रेसिड्यू मिलेंगे। सो सिंगुलर पॉइंट्स क्या है z इक्वल टू आयोटा एंड माइनस 2। तो पहले आयोटा के कोरस्पॉन्डिंग रेसिड्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन z इक्वल टू z0 मतलब क्या आयोटा। तो क्या आ जाएगा देखो ये है फैक्टराइज फॉर्म में है और देखो z माइनस 1 है, z माइनस आयोटा है वो कहाँ से अराइज हो रहा है, ये फर्स्ट पावर से अराइज हो रहा है, मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्डर पोल है। तो ये पोल है वो फाइंड करना आना चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पोल है तो डिनोमिनेटर देखना है, ये फैक्टराइज फॉर्म में डिनोमिनेटर गिवन है तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड है वो यूज कर लेते हैं। सो लिमिट z टेंड्स टू आयोटा और यहाँ पे क्या लिख लेंगे z माइनस जेड जीरो मतलब कि z माइनस आयोटा इंटू एफ ऑफ z मतलब कि 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा z प्लस 2। सो यहाँ से z माइनस आयोटा कैंसल आउट हो गया और लिमिट z टेंड्स टू आयोटा 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाय z प्लस 2। तो यहाँ पे लिमिट है वो पुट करना है मतलब कि 2 आयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस 2। अब आपको इसका सिंप्लीफिकेशन जनरली एग्जाम में आयोटा है डिनोमिनेटर में नहीं दिया गया होगा तो आप यहाँ पे क्या करो कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई कर लो। मतलब कि देखो इसको 2 प्लस आयोटा लिख सकते हैं तो यहाँ पे 2 माइनस आयोटा है वो मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर में भी 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जब आप 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे सो 4 प्लस 1 आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं सो क्या आएगा 4 आयोटा 2 आयोटा इंटू 2 उसके बाद 2 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं सो आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा -1 और ये एक माइनस है सो +1 हो जाएगा। सो +2 और 2 इंटू 3 6 और यहाँ पे -3 आयोटा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा देखो 6 + 2 8 एंड 4 आयोटा -3 आयोटा मतलब कि आयोटा प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5। ये क्या है रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू आयोटा। क्लियर। तो ये
आयोटा के कोरस्पॉन्डिंग रेसिड्यू हमें ये मिल रहा है। क्लियर? और मेथड कौन सा हमने यूज़ किया है? ये फर्स्ट ऑर्डर मेथड यूज़ किया है, फर्स्ट ऑर्डर पोल यूज़ किया है। तो फर्स्ट ऑर्डर पोल है तो आपको इस तरह से प्रोसीजर करना है। अब देखो यही रेसिड्यू, इतना लिख लिया आपने तो इसको हटा देते हैं। तो यही रेसिड्यू अभी भी आपका यहाँ पे एक सिंगुलर पॉइंट है वो बचा है। तो सेम मेथड हम यूज करेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू -2। रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू -2, और वो भी क्या है? सिंपल पोल है, मतलब कि सिंपल पोल यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पोल। सो लिमिट z टेंड्स टू -2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? z + 2, क्योंकि देखो z माइनस z0 मतलब कि z -2, यहाँ पे z + 2 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है। सो फंक्शन गिवन है 2z + 3 डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा z + 2। सो z + 2 कैंसिल हो गया, z टेंड्स टू -2 यहाँ पे पुट करना है। सो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? 2 × -2 + 3 डिवाइडेड बाय -2 माइनस आयोटा। सो विच इज इक्वल टू -4 + 3 मतलब कि -1 डिवाइडेड बाय -2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको करनी है, -2 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है -2 + आयोटा। ओके, तो आपका आंसर देखो क्या आ जाएगा कि यहाँ पे -1 और -2 + आयोटा इस तरह से ही लिख देते हैं। सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपका फॉर्मूला आ जाएगा। सो a² मतलब कि -2 का स्क्वायर 4, और b² मतलब कि आयोटा का स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, और यहाँ पे माइनस आएगा तो +1। तो क्या आ जाएगा? देखो फॉर्मूला है, आपका फाइनल आंसर है वो आ जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो ये रेसिड्यू मिल गया हमें z इक्वल टू -2 के कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर? ये रेसिड्यू मिल गया -2 के कोरस्पॉन्डिंग। सो आपको देखना है कि फंक्शन में किसके कोरस्पॉन्डिंग रेसिड्यू फाइंड करने को बोलते हैं। अगर जब इंटीग्रेशन की बात आएगी, कोची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ेंगे, तो आपको पहले सभी सिंगुलर पॉइंट्स है वो निकालने हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग रेसिड्यू आपको फाइंड करना है। उसके बाद समेशन ऑफ रेसिड्यू करेंगे तो वो वहाँ पे सीख लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ उसकी हाईलाइट यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो ये मेथड हमने यूज़ कर ली और किस तरह से यूज़ करनी है वो भी देख ली। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं दूसरी कोई मेथड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि फंक्शन इज गिवन बाय z² बाय z⁴ प्लस a⁴। तो पहले तो आपको यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट से वो निकालने होंगे। सो z⁴ इज इक्वल टू a⁻4, वो सिंगुलर पॉइंट होंगे। सो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो a⁴, यहाँ पे -1 को लिख सकते हैं e⁻²n+1 पाई। अब z है उसको लिखना है हमें अगर, तो क्या आ जाएगा? 4th रूट सभी का लेंगे। सो e⁻²n+1 π/4। तो यहाँ से आप n = 0, 1, 2, 3 ये पुट करेंगे तो आपके डिफरेंट सिंगुलर पॉइंट्स से वो आएंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले रेसिड्यू अगर आपको फाइंड करना है, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू क्या
ए ई रेस टू आयोटा 2n+1 π/4। तो यहाँ पे ये फैक्टराइज फॉर्म में नहीं गिवन है, तो देखो इस तरह का फॉर्म है तो आपको जो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है वो इजी रहेगा। तो आप क्या करो कि ये मेथड है वो यूज कर लेते हैं। सो p/q' z एंड z इक्वल टू z0। सो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है उसका एक बार डेरिवेशन। सो z⁴ का डेरिवेशन हो जाएगा 4z³ एंड a⁴ का डेरिवेशन 0 हो जाएगा। और यहाँ पे z इक्वल टू z0 बाद में पुट कर देंगे। सो z² डिवाइडेड बाई z³ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4z और z इक्वल टू z0 पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमें जैसे ही हम डिफरेंट वैल्यू है वो पुट करेंगे z की 0, 1, 2, 3 के कोरस्पॉन्डिंग, तो हमें डिफरेंट रेसिड्यू मिलेंगे। ओके, सो रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन, तो यहाँ पे ही लिख देंगे हम कि रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इक्वल टू a ई रेस टू। देखो पहले हम क्या करेंगे कि n है उसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ई रेस टू आयोटा π/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/4z है। सो 1/4z आपको यहाँ z में ये वैल्यू सिर्फ आपको पुट करनी है z की जगह पे। तो ये वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा 4a, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू माइनस आयोटा π/4। सो इसी तरह से रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट a ई रेस टू, यहाँ पे 1 पुट करने से क्या आएगा 3π/4 आयोटा 3π/4 और 1 डिवाइडेड बाई 4a ई रेस टू माइनस आयोटा 3π/4। इसी तरह रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट ई रेस टू आयोटा 3 की जगह अभी यहाँ पे 2 पुट करेंगे 1 की जगह पे, तो 2 × 2 4 + 1 मतलब कि 5π/4 और यहाँ पे 1/4a ई रेस टू माइनस आयोटा 5π/4। ओके, यहाँ पे नीचे में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे e की जगह पे यहाँ पे 5π/4 की जगह पे अभी क्या आएगा 7π/4 आ जाएगा। यहाँ पे ई रेस टू माइनस आयोटा 7π/4 आ जाएगा। तो ये आप लिख लेना अपनी बुक में। और देखो ये हमने सेकंड मेथड भी यूज कर ली है। क्लियर? तो बेसिकली क्या किया, पहले तो आपको सिंगुलर पॉइंट्स है वो फाइंड करने आने चाहिए। तो ये सिंगुलर पॉइंट्स ही है। क्लियर? तो ये 4 सिंगुलर पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे देखो मैंने बोला था कि z, देखो यहाँ पे z ई रेस टू आयोटा 2n+1 π/4 है अगर, तो 0, 1, 2, 3 पुट करने से आपको 4 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप 4 पुट करेंगे तो फिर से आपका रूट है वो रिपीट हो जाएगा। तो रिपीटेड वैल्यूज़ की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम है वो भी हमने कर लिया है। तो इस देखो रेसिड्यू है वो डिफरेंट सिंगुलर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट रेसिड्यू हमें मिलेंगे। क्लियर? अब देखो ये हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है, तो एक ये क्वेश्चन है वो बच गया है, तो ये भी हम देख लेते हैं। सो
z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z प्लस 1/2 एंड z माइनस 2। देखो यहाँ पे z इक्वल टू -1 एंड 2, यहाँ पे दो सिंगुलर पॉइंट है, तो z इक्वल टू -1 है, वो क्या है, सेकंड ऑर्डर पोल। आपने सोचा कि सर ने तो डायरेक्टली बता ही दिया कि ये सेकंड ऑर्डर पोल है और ये है सिंपल पोल, लेकिन आप देखो, प्रैक्टिस करो और देखो यहाँ पे कि एल्जेब्रिक टर्म है और पावर अरे ये जो z प्लस 1 का पावर क्या है 2 और z इक्वल टू -1 जो सिंगुलर पॉइंट है वो अराइज कहाँ से हो रहा है, ये z प्लस 1 ब्रैकेट से और ये ब्रैकेट का पावर है 2, तो ये सेकंड ऑर्डर पोल हो गया। और जो न्यूमरेटर है वो z इक्वल टू -1 पुट करने पे 0 नहीं हो रहा है, तो ये सेकंड ऑर्डर पोल है, ये सिंपल पोल है। तो सिंपल पोल के लिए हमें पता है क्या, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 2 एंड क्या आ जाएगा z माइनस 2 एंड जो फंक्शन दिया गया है वो यहाँ पे लिखना है आपको। सो ये कैंसल आउट हो गए, तो यहाँ पे 2 पुट करने से क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2, सो 3/2 मतलब कि 9, सो 4/9 है वो रेसिड्यू कोरस्पॉन्डिंग टू z इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें फाइंड करना है रेसिड्यू कोरस्पॉन्डिंग टू -1, z इक्वल टू -1। अब ये सेकंड ऑर्डर पोल है, मतलब कि ये nth ऑर्डर पोल का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। सो लिमिट z टेंड्स टू z0, मतलब कि z0 यहाँ पे क्या आएगा, z0 आ गया -1। अब 1 डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल, मतलब कि 2 - 1 फैक्टोरियल, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, मतलब कि कुछ नहीं, यहाँ पे 1 ही है। सो मल्टीप्लिकेशन में 1 यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। सो n-1th डेरिवेशन, मतलब कि सेकंड ऑर्डर है, तो यहाँ पे n-1 मतलब कि फर्स्ट डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू z, और यहाँ पे क्या आ जाएगा z माइनस z0 मतलब कि z -1 मतलब कि z प्लस 1। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप मिस्टेक मत करना, यहाँ पे z प्लस 1 आ जाएगा और उसका पावर क्या आ जाएगा 2, और फंक्शन आपको जो गिवन है z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z प्लस 1 का स्क्वायर और z माइनस 2। अब यहाँ से ये टर्म कैंसल आउट हो गई और यहाँ पे क्या आया, लिमिट z टेंड्स टू -1 और d/dz ऑफ z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 2। अभी देखो ये डिफरेंशिएशन करना है अगर आपको, तो ये है u/v का फॉर्म, क्लियर। तो u/v का फॉर्म है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आपको करना है u/v के फॉर्म का, तो क्या आ जाएगा, देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दो, क्लियर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, मतलब कि यहाँ पे u/v के फॉर्म में हम लिखे तो v का स्क्वायर, और जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन मतलब कि u है उसका डिफरेंशिएशन करना है, v को कांस्टेंट लिखना है, v du माइनस u dv, क्लियर। तो ये आप लिख दो और यहाँ पे इसके बाद हम लिखते हैं, देखो लिमिट z टेंड्स टू -1। अब
डिफरेंशिएशन के लिए मैंने बताया है कि z-2 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो और यहाँ पे न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन मतलब कि 2z और z-2। अब माइनस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर ऐसे ही। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसका देखो z-2 है उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z जब कर दोगे तो यहाँ पे z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे z² ही आएगा। अब लिमिट है वो सभी जगह पे पुट कर दो -1। सो 2 यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 -2 -1 और -1 -2 क्लियर। तो यहाँ पे देखो -3 यहाँ पे माइनस है, सो +3 × 2 मतलब कि यहाँ पे 6, यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है और -1 यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे -3/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/9। क्लियर, 5/9 है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये रेसिड्यू कोरस्पोंडिंग टू -1 का ये आपको आंसर आ जाएगा 5/9। तो हमने तीनों एग्जाम्पल से वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये एग्जाम्पल है वो आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद जो लेक्चर होने वाला है ये इसके बाद के लेक्चर में रेसिड्यू के बेसिस पे ही हम एग्जाम्पल करेंगे और z टेंड्स टू इनफाइनाइट पे किस तरह से रेसिड्यू फाइंड करेंगे वो बात करेंगे। एक वीडियो इसका होगा और इसके बाद ही हम कोची इंटीग्रल थ्योरम पे जाएंगे। तो ये वीडियो आप कंप्लीट कर लो, इसके बाद का वीडियो है वो बाद में देख लेना। क्लियर, सो प्रैक्टिस करो और मैक्सिमम परफॉर्मेंस दो। थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।